इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाते को एक बैंक या डाकघर से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र करें। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे पास इसके लिए पीपीएफ खाता स्थानांतरण मार्गदर्शिका से कुछ मुख्य बातें हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करेंगी। हमारा मकसद है कि इसे इसके हर स्टेप को आसान भाषा में समझें। कई बार नौकरी बदली, शहर बदला या कभी लगा कि किसी बैंक की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र कर लें। ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है, तो सुविधा तो होनी चाहिए। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि आखिर ये पीपीएफ खाता कहाँ कहाँ किन संस्थानों के बीच ट्रांसफर हो सकता है? कोई लिमिटेशंस हैं क्या? हाँ, तो पीपीएफ खाते के ट्रांसफर में ना काफ़ी लचीलापन है। इसे आप बेसिकली 4 तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला तो है एक ही बैंक की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। मान लीजिए आपका खाता एसबीआई दिल्ली में है, आप मुंबई चले गए, तो एसबीआई मुंबई में ट्रांसफर हो सकता है। या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक पे भी, जैसे एसबीआई से एचडीएफसी में। अच्छा, बैंक टू बैंक भी। जी हाँ। और दूसरा है, अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है, तो आप उसे किसी भी बैंक की ब्रांच में ले जा सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, शायद बेहतर डिजिटल सुविधा के लिए। तीसरा, इसका उल्टा भी मुमकिन है। बैंक खाते को पोस्ट ऑफिस में ले जाना चाहें तो वो भी हो जाता है। हो सकता है घर के पास पोस्ट ऑफिस हो। और चौथा है, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। शहर बदला और पोस्ट ऑफिस ही इस्तेमाल करना है तो ये भी ऑप्शन है। तो विकल्प तो काफी हैं। बैंक से बैंक, पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस। आपने एक बात कही कि खाता संख्या वही रहती है। इसका क्या मतलब है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप खाता ट्रांसफर करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल अकाउंट नंबर है वो बदलता नहीं है। अच्छा। सिर्फ वो ब्रांच या पोस्ट ऑफिस बदल जाता है जहां से आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि आपके अकाउंट की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। खाता कब खुला, कितना पैसा जमा हुआ, सब उसी एक नंबर से जुड़ा रहता है। और रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक है। एक ही नंबर से पूरी हिस्ट्री जुड़ी रहती है। चलिए, ये तो साफ हो गया कि ट्रांसफर कहाँ कहाँ हो सकता है। अब आते हैं अगली बात पर, दस्तावेज। क्या क्या कागजात लगेंगे इस काम के लिए? अंदाजा है कि थोड़ा पेपर वर्क तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी फाइनेंशियल काम हो, थोड़े दस्तावेज तो लगते ही हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम जानते हैं। सबसे पहले तो पीपीएफ ट्रांसफर का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। अगर पोस्ट ऑफिस से कर रहे हैं तो एक खास फॉर्म है, फॉर्म SB10B। SB10B, ठीक है। हाँ, और बैंकों के अपने फॉर्म होते हैं, वो आपको ब्रांच से मिल जाएगा या कभी-कभी वेबसाइट पर भी होता है। दूसरा, आपकी ओरिजिनल पीपीएफ पासबुक। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज होती हैं या आपको पुरानी ब्रांच में जमा करनी पड़ती है। ओरिजिनल वाली। जी, ओरिजिनल। तीसरा, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपकी पहचान और पते का प्रूफ। जैसे आधार, पैन। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ भी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या लेटेस्ट बिजली पानी का बिल। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगती हैं अक्सर। और हाँ, एक चीज़ और, जो नई ब्रांच या पोस्ट ऑफिस है, वो कभी-कभी आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो भी मांग सकते हैं। अच्छा, तो ट्रांसफर फॉर्म, ओरिजिनल पासबुक और अपडेटेड केवाईसी, ये 3 मुख्य चीजें हो गईं। आपने केवाईसी की बात की, इसमें कोई आम गलती जो लोग करते हों जिससे देर हो सकती है, जैसे एड्रेस प्रूफ पुराना हो? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। कई बार क्या होता है, लोग ध्यान नहीं देते और केवाईसी डॉक्यूमेंट में एड्रेस पुराना होता है, खासकर अगर हाल ही में शिफ्ट हुआ हो। हम्म। तो अगर एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो नई ब्रांच में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वो शायद एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग ले। तो बेहतर है कि ट्रांसफर शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि केवाईसी, खासकर एड्रेस प्रूफ, एकदम लेटेस्ट हो। और पैन कार्ड तो आजकल लिंक होना ही चाहिए, वो भी चेक कर लें। ये बढ़िया टिप है। पहले अपने कागजात रेडी रखें। चलिए, अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। मान लेते हैं सब डॉक्यूमेंट तैयार हैं। अब किसी को ट्रांसफर करवाना है, तो पहला कदम क्या होगा? कहाँ जाना होगा? प्रोसेस की शुरुआत हमेशा वहीं से होगी जहां आपका खाता अभी है, आपकी मौजूदा बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको खुद खाता धारक को उस ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाना होगा। वहां पीपीएफ ट्रांसफर के लिए एक लिखित रिक्वेस्ट देनी होगी या उनका जो फॉर्म है वो भरना होगा। ठीक है। और साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जिनकी हमने बात की, भरा हुआ ट्रांसफर फॉर्म,
ओरिजिनल पीपीएफ पासबुक और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी पासबुक वो जमा कर लेंगे। तो पहला काम है पुरानी जगह जाकर फिजिकली एप्लीकेशन देना। ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, पहला स्टेप। आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन है। देखिए, फिलहाल पीपीएफ ट्रांसफर शुरू करने के लिए ज्यादातर ब्रांच जाना ही पड़ता है। इसकी मुख्य वजह है ओरिजिनल पासबुक जमा करना। अच्छा, हाँ। और बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी पहचान भी वेरीफाई करना चाहता है जब आप रिक्वेस्ट डालते हैं। हो सकता है आगे चलकर ये और डिजिटल हो जाए, पर अभी के लिए पहला कदम अक्सर फिजिकल विजिट ही होता है। ठीक है, समझ गए। तो पुरानी ब्रांच में एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जमा हो गए। अब उस ब्रांच में अंदर क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं हमारे आवेदन का? जब आपकी रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं तो पुरानी ब्रांच का काम शुरू होता है। वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं। चेक करते हैं कि साइन मैच हो रहा है, केवाईसी ठीक है, अकाउंट में कोई रोक तो नहीं लगी वगैरह। वेरिफिकेशन के बाद वो कुछ अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं ट्रांसफर के लिए। ये जरूरी हिस्सा है। इसमें क्या क्या होता है? आपका ओरिजिनल अकाउंट खोलने का फॉर्म, जब पहली बार खोला था वो वाला। हाँ बिल्कुल। अगर आपने नॉमिनी बनाया है तो नॉमिनेशन फॉर्म, आपके सिग्नेचर का स्पेसिमेन मतलब नमूना, ताकि नई ब्रांच उसे मिला सके, और अकाउंट का एक डिटेल स्टेटमेंट जिसमें ट्रांसफर के दिन तक का बैलेंस और सारे लेन देन का ब्यौरा हो। आपने ओरिजिनल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का जिक्र किया। जब स्टेटमेंट और बैलेंस जा ही रहा है तो इतने पुराने डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? एक्चुअली खाते की शुरुआत और शर्तों को कंफर्म करने के लिए जरूरी होता है। ओरिजिनल फॉर्म से पता चलता है खाता कब खुला, क्या शर्तें थी, शुरू में नॉमिनी कौन था। ये सब जानकारी नई ब्रांच के रिकॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये एक तरह से खाते का बर्थ सर्टिफिकेट जैसा है जो साथ चलता है। अच्छा। इन सब कागजात के साथ पुरानी ब्रांच आपके खाते में जो भी टोटल बैलेंस है उसके लिए एक चेक या डिमांड ड्राफ्ट या डीडी बनाती है। और ये चेक या डीडी आपके नाम पर नहीं बनता। हाँ। ये बनता है उस नई बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस के फेवर में जहां खाता जाना है। अच्छा, तो पैसा सीधे नई संस्था को जाएगा। यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, चेक, डीडी समेत हमें यानी खाता धारक को खुद लेकर नई ब्रांच नहीं जाना होता। ये सब इंटरनल होता है ना? बिल्कुल सही। ये प्रोसेस की सेफ्टी और स्मूथनेस के लिए बहुत जरूरी है। पुरानी बैंक या पोस्ट ऑफिस इन सारे डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट, ट्रांसफर एप्लीकेशन, केवाईसी कॉपी, ओरिजिनल एओएफ, नॉमिनेशन फॉर्म, सिग्नेचर स्पेसिमेन, स्टेटमेंट और बैलेंस वाला चेक डीडी, ये सब सीधे उस नई ब्रांच या पोस्ट ऑफिस को भेजते हैं जहां आपने रिक्वेस्ट की है, आमतौर पर रजिस्टर्ड पोस्ट या सिक्योर कुरियर से। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि खाता धारक खुद क्यों नहीं ले जा सकता ये सब? इसके मेनली दो कारण हैं। पहला, सेफ्टी। इन डॉक्यूमेंट्स में सेंसिटिव जानकारी होती है, ओरिजिनल रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस का चेक डीडी भी होता है। अगर एक खाता धारक को दें तो खोने का, छेड़छाड़ का या गलत इस्तेमाल का रिस्क रहता है। सही बात है। दूसरा, ऑथेंटिसिटी। जब एक बैंक या पोस्ट ऑफिस सीधे दूसरे को भेजता है तो नई ब्रांच को उन डॉक्यूमेंट्स पर ज्यादा भरोसा होता है कि ये असली हैं। इससे पूरा प्रोसेस ज्यादा सिक्योर और भरोसेमंद बनता है। हाँ, ये लॉजिकल है। सिक्योरिटी बनी रहती है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स का पैकेट पहुंच गया नई जगह पर, मान लीजिए नई ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में। अब वहां क्या होगा? वो क्या करते हैं? जब नई ब्रांच या पोस्ट ऑफिस को ये ट्रांसफर वाले डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उनका काम होता है इनको फिर से ध्यान से वेरीफाई करना। वो चेक करते हैं कि पुरानी ब्रांच से सारे जरूरी कागज आ गए हैं, जानकारी पूरी है, चेक टीडी सही अमाउंट का है, सही नाम पर है। ठीक है। इस स्टेज पर वो आपसे यानी खाता धारक से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटी पूरी करने को कहें, जैसे हो सकता है वो आपसे दोबारा फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे। दोबारा क्यों? हाँ, कभी कभी, खासकर अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स काफी पहले दिए थे या ट्रांसफर में टाइम लग गया हो, या फिर वो आपसे एक नया पीपीएफ अकाउंट खोलने का फॉर्म भरने को कह सकते हैं। नया फॉर्म? पर अकाउंट तो वही है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर वो एक्चुअली नया अकाउंट नहीं खोल रहे होते। ये उनकी अपनी रिकॉर्ड कीपिंग और सिस्टम में आपकी डिटेल्स डालने का तरीका होता है। उस फॉर्म में अक्सर पुराने पीपीएफ नंबर और ट्रांसफर अमाउंट का जिक्र करने की जगह होती है। अच्छा, मतलब उनकी अपनी इंटरनल प्रोसेस के लिए। मान लीजिए इस वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ मिलती है, जैसे साइन मैच नहीं हुए या कोई डॉक्यूमेंट कम है, तब? अगर नई ब्रांच को कोई दिक्कत दिखती है, मान लीजिए सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, तो वो आमतौर पर आपसे कांटेक्ट करेंगे या स्पष्टीकरण के लिए पुरानी ब्रांच को लिखेंगे। जैसे सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा तो शायद आपको ब्रांच बुलाकर आपके सामने साइन करवाए, कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसे जमा करने को कहेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, प्रोसेस डिले हो सकता है, पर मकसद यही होता है कि खाता सही और सेफ तरीके से ट्रांसफर हो। समझ गई। तो रुकावटें आ सकती हैं पर उनका हल होता है। अब मान लीजिए नई ब्रांच संतुष्ट है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, उसके बाद? वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद नई ब्रांच उस चेक या डीडी को अपने यहाँ जमा करती है और आपके पीपीएफ खाते को अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर देती है।
जो पैसा ट्रांसफर होकर आया है वो आपके अकाउंट पे दिखने लगता है। अब आपका खाता ऑफिशियली नई ब्रांच में चालू हो गया। इसके बाद का जो स्टेप है वो खाता धारक के लिए सबसे जरूरी है। उन्हें एक नई पीपीएफ पासबुक जारी की जाती है। अच्छा, नई पासबुक। जी हाँ, इस नई पासबुक में ना सिर्फ ट्रांसफर होकर आया बैलेंस लिखा होता है, बल्कि खाते की ओरिजिनल खुलने की तारीख जैसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी होती हैं। और बस इस नई पासबुक के मिलने के साथ ही ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब आगे से सारे डिपॉजिट्स या अगर आप लोन या विड्रॉल के लिए एलिजिबल है तो वो सब इसी नई ब्रांच या पोस्ट ऑफिस से होगा। बहुत बढ़िया। तो अंत में नई पासबुक मिल गई जो प्रूफ है कि ट्रांसफर हो गया। आपने पहले ऑनलाइन एक्सेस की बात की थी। जी, क्या पुरानी ब्रांच का ऑनलाइन एक्सेस अपने आप बंद हो जाता है और नई का चालू, या उसके लिए कुछ करना पड़ता है? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, पीपीएफ का ऑनलाइन एक्सेस अक्सर सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब पीपीएफ ट्रांसफर होता है तो पुरानी ब्रांच से उसका लिंक हट जाना चाहिए। नई ब्रांच में खाता एक्टिव होने के बाद आपको शायद अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में उसे फिर से लिंक या ऐड करना होगा। अच्छा, वो खुद से नहीं होता? आमतौर पर नहीं। इसके लिए आपको नई ब्रांच से पूछना पड़ सकता है या उनके ऑनलाइन पोर्टल पर देखना होगा कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन एक्सेस के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप हो सकता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में तो काफी सिस्टमैटिक है, पर इसमें टाइम कितना लग सकता है? आपने कहा था धैर्य रखना पड़ सकता है। हाँ, टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे तो कहा जाता है कि इस पूरे प्रोसेस में 15 से 30 वर्किंग डेज, मतलब कार्य दिवस लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। 15 से 30 दिन? असल में कितना टाइम लगेगा ये कई बातों पे डिपेंड करता है। जैसे पुरानी ब्रांच कितनी जल्दी डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजती है, पोस्ट या कुरियर में कितना टाइम लगता है, नई ब्रांच की अपनी इंटरनल स्पीड कैसी है, उनके पास काम कितना है, और क्या ट्रांसफर के दौरान कोई क्लैरिफिकेशन या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी। तो कभी-कभी 30 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं, शायद 45 दिन या और भी। मेरा सुझाव है कि एप्लीकेशन जमा करने के कोई 15-20 दिन बाद आप दोनों ब्रांच से फॉलोअप करना शुरू कर सकते हैं। तो मोटा मोटा 1 महीना मानकर चलें, पर ज्यादा भी लग सकता है। धैर्य और फॉलोअप जरूरी है। क्या इसमें कुछ सुधार हुआ है पिछले कुछ सालों में? डिजिटाइजेशन से कुछ तेजी आई है? कुछ हद तक तो सुधार हुआ है, खासकर बैंकों के बीच इंटरनल कम्युनिकेशन में। लेकिन प्रोसेस के कई हिस्से जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फिजिकली भेजना वो अभी भी मैनुअल हैं। अच्छा। तो हाँ, कुछ बैंकों में शायद थोड़ा तेज हो गया हो, पर ये अभी भी पूरी तरह इंस्टेंट या डिजिटल नहीं है। और पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस में कभी-कभी थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि दो अलग सिस्टम्स के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। ये समझना जरूरी है। टाइम के अलावा और कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ट्रांसफर के समय? जैसे मैच्योरिटी या ब्याज पर कोई असर पड़ता है? हाँ, ये बहुत जरूरी और अच्छी बातें हैं जानने के लिए। पहली बात, मैच्योरिटी पीरियड। पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होता है, ओरिजिनल खोलने की तारीख से। ट्रांसफर करने से इस पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं? जी नहीं। 15 साल की गिनती उसी दिन से चलेगी जिस दिन आपने पहली बार खाता खोला था, चाहे आप उसे कितनी भी बार ट्रांसफर करें। दूसरी बात, ब्याज, इंटरेस्ट। ये सबसे अच्छी बात है। ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान आपके पैसे पर ब्याज का कोई नुकसान नहीं होता। सच में? हाँ जी, ब्याज उसी तारीख से मिलता रहता है जिस तारीख को पैसा जमा हुआ था, चाहे पुरानी ब्रांच में हो या नई में। सरकार जो रेट तय करती है वो बिना रोके मिलता रहता है। तीसरी बात, फीस। पीपीएफ खाता ट्रांसफर करने की कोई फीस नहीं लगती। ये सर्विस एकदम फ्री है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और चौथी बात, पैन लिंकिंग। जैसा पहले कहा, ये पक्का कर लें कि आपका पैन कार्ड पीपीएफ खाते से लिंक्ड हो। ये नियमों के लिए भी जरूरी है और प्रोसेस को स्मूथ भी बनाता है। ये जानकारी तो वाकई राहत देने वाली है। मैच्योरिटी सेम, ब्याज का नो लॉस और फीस भी नहीं। ये तो ट्रांसफर को काफी अच्छा ऑप्शन बनाता है, खासकर अगर कोई सर्विस से खुश ना हो। क्या ये प्रोसेस दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे सेविंग्स अकाउंट या म्यूचुअल फंड के ट्रांसफर से ज्यादा मुश्किल है? तुलना करें तो हाँ, पीपीएफ ट्रांसफर में थोड़ी ज्यादा फॉर्मेलिटी और टाइम लग सकता है। सेविंग्स अकाउंट बंद करके नया खोलना अक्सर तेज होता है। म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर या स्विचिंग का प्रोसेस अलग है और काफी डिजिटल है। पीपीएफ क्योंकि एक सरकारी योजना है जिसके अपने नियम हैं और इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल ट्रांसफर शामिल है, तो ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा स्टेप बाय स्टेप और टाइम लेने वाला लग सकता है, पर मुश्किल होते हुए भी ये बहुत सिस्टमैटिक है। ठीक है, तो प्रोसेस थोड़ा अलग है, पर क्योंकि ये सरकारी स्कीम है
तो संक्षेप में बात करें, हमने समझा कि पीपीएफ खाता 4 तरह से ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए ट्रांसफर फॉर्म, ओरिजिनल पासबुक, केवाईसी चाहिए। 5 स्टेप्स देखें। पुरानी ब्रांच में एप्लीकेशन, पुरानी ब्रांच द्वारा इंटरनल डॉक्यूमेंट भेजना, नई ब्रांच का वेरिफिकेशन और आखिर में नई पासबुक मिलना। और सबसे ज़रूरी बातें, टाइम 15-30 दिन या ज़्यादा लग सकता है, पर मैच्योरिटी और ब्याज पर कोई असर नहीं और कोई फीस भी नहीं। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट समरी है। यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि भले ही ये प्रोसेस थोड़ा लंबा और फॉर्मल लगे, इसे बनाया ही गया है खाता धारक के फायदे के लिए। अच्छा, कैसे? ये पक्का करने के लिए कि उनकी मेहनत की कमाई और लंबी बचत सेफ रहे और बिना किसी नुकसान के उनकी सुविधा के हिसाब से मैनेज हो सके, खासकर जब वो जगह बदलते हैं या किसी और वजह से ट्रांसफर चाहते हैं। एक आखिरी प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगा। प्रोसेस शुरू करने से पहले आप जिस नई ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में खाता ले जाना चाहते हैं ना, एक बार वहाँ बात कर लें। पहले ही? हाँ, पहले ही। पूछ ले कि उनका स्पेसिफिक फॉर्म कौन सा है, केवाईसी के लिए वो क्या-क्या लेते हैं। कभी-कभी छोटी-मोटी चीज़ों में फ़र्क हो सकता है। थोड़ी सी तैयारी से बाद में भागदौड़ बच सकती है। ये वाकई बहुत काम की सलाह है। पहले पूछ लो, इससे बात की परेशानी कम हो सकती है। इस पूरी जानकारी को इतने साफ और डिटेल तरीके से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा उन सब के काम आएगी जो अपना पीपीएफ खाता ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं। अब शायद उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। एक सवाल और आता है मन में, क्या लगता है आपको, भविष्य में ये पूरी प्रक्रिया, मतलब पासबुक जमा करने वाली बात भी, क्या पूरी तरह डिजिटल हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिजिटाइजेशन तो बहुत तेजी से हो रहा है। कई सर्विसेज के लिए फिजिकल विजिट की जरूरत कम हुई है। पीपीएफ में भी डिपॉजिट करना, स्टेटमेंट देखना, ये सब तो काफी ऑनलाइन हो गया है। हाँ। पूरे ट्रांसफर को डिजिटल बनाने में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, खासकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और सेफ्टी को लेकर। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो शायद आगे चलकर कोई ऐसा सिस्टम आए जहां ये प्रोसेस और भी आसान और तेज हो सकता है पूरी तरह ऑनलाइन। ये यकीनन खाता धारकों के लिए एक बड़ा कदम होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा भविष्य जल्दी आए। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। धन्यवाद।